हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएस टेक्सल स्टडीज़। आज मैं आपकी दोस्त आपके साथ ही लेकर आई हूँ आज आपके लिए क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। दिल्ली में अपनी कैपिटल किसने पहले इस्टेब्लिश करी? तो हमारा राजपूत्स ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डायनेस्टीज दैट मेड दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बनाने वाली डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? अर्ली तुर्किश रूलर्स, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स से, आर्किटेक्चर से और हिस्ट्रीज से, जो कि लर्न पीपल ने लिखी थी, जिन्हें तवारीख कहा जाता है और जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट किंग्स एंड देयर किंगडम्स। राजाओं के बारे में जो लर्न पीपल थे वो लिखते थे इन होप ऑफ गेटिंग गुड रिवार्ड्स। बहुत अच्छे रिवार्ड्स उन्हें मिलेंगे, इस सोच के साथ में वो लिखते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट को बनाने में कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? सबसे पहले पेपर बनाया जाता है, फिर राइटिंग द टेक्स्ट लिखा जाता है, फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स और फ्रेजेस को हाईलाइट करने के लिए गोल्ड को मेल्ट किया जाता है और फिर बाइंडिंग तैयार की जाती थी, उसे बाइंड किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ऑथर्स ऑफ तवारीख। तवारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे, जिन्होंने तवारीख लिखी थी, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने हैं। क्या थे? कि वो ऑथर्स कभी भी गांवों में कभी भी नहीं गए, वो हमेशा सिटीज़ में ही रहते थे, ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? कि दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज। वो हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान के बारे में इन होप ऑफ गेटिंग रिच रिवार्ड, की अच्छा खासा रिवार्ड उन्हें मिलेगा, इस उम्मीद के साथ में वो हिस्ट्रीज लिखते थे उनके बारे में। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि वो राजा को एडवाइस करते थे एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता था? बर्थ राइट के ऊपर और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बेसिस पर कि जो मेल पर्सन है वही राजा बनेगा, या इस तरह के जो भी ऑर्डर थे, उन बेसिस के ऊपर सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, इसके बारे में वो उन्हें सलाह दिया करते थे कि किस तरह से राजा अपने एम्पायर में इस ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के ऊपर नोट लिखना है। अब क्या था कि एक सोशल ऑर्डर वहाँ पे रहता था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। उस टाइम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कि मेल जो पर्सन है वही राजा बनेगा, वही राज्य संभालेगा, और लोग जो थे वो पसंद भी नहीं करते थे कि फीमेल राजा बने। लेकिन जो इल्तुतमिश था, उसका ये मानना था और उसे ये सलाह भी मिली थी कि जो उसकी जो बेटी है रजिया सुल्ताना, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने भाइयों से। तो राजा ने इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान बनाना ज़्यादा सही समझा और उसको राजा बना दिया। लेकिन क्योंकि वो फीमेल कैरेक्टर थी, औरत थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में के अकॉर्डिंग उस समय में सोशल ऑर्डर जो मेंटेन होता था उसके अकॉर्डिंग किसी मेल कैरेक्टर को ही राजा बनाना चाहिए था। तो इसके चलते जो वहाँ के जो नॉबल पीपल थे, उसके जो राजा के जो मंत्री वगैरह थे, उन्हें पसंद नहीं आया कि वो किसी एक औरत का या किसी रानी का ऑर्डर माने और उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो जल्दी ही 4 साल के बाद ही 1236 के अंदर वो रानी बनी और 1240 के अंदर उसको इस पद से हटा दिया गया, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं था और वो उसको सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करते थे, तो वो अपने पद से हटा दी गई।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स इन अर्ली 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के शुरुआत में, 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली के जो राजा थे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो क्या था कि मंगोल इन्वेशंस हो रहे थे, मंगोल आक्रमण पर आक्रमण कर रहे थे अफगानिस्तान से। और दूसरा जो प्रॉब्लम क्या थी कि जो गवर्नर्स थे, जो कि राजाओं ने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे अपने एम्पायर में, वो भी एक्टिव हो गए थे। वो उन्हें लगता था कि राजा कहीं पर थोड़ा सा भी वीक पड़ता है तो वो उसको वहाँ से उसको हटाने के लिए तैयार रहते थे, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे राजा के पद से हटाने के लिए तैयार रहते थे, खुद राजा बनने के लिए तैयार रहते थे। तो दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो मंगोल इन्वेशन था, मंगोल्स को रोकना था, अफगानिस्तान से जो आ रहे थे अटैक कर रहे थे तो उनको रोकना था, और दूसरा गवर्नर्स को भी, गवर्नर्स की एक्टिविटीज पर भी चेक लगाना था कि ताकि वो वीकनेस का फायदा ना उठा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान्स ने एक्सपेंशन पॉलिसी, एक्सपेंड करने के लिए, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, किस तरह से जो आसपास के एरिया थे उनको कंसोलिडेट किया, सेटिस्फाई किया। तो क्या किया, दो तरह के काम किए, एक इंटरनल लेवल पर किया और एक एक्सटर्नल लेवल पर। इंटरनल लेवल पे क्या किया, जो गैरिसन हाउसेस थे, हिंटरलैंड थे, हिंटरलैंड होते हैं जो कि गुड्स की सप्लाई करते हैं पोर्ट्स के ऊपर, और गैरिसन टाउन्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स तैनात रहते हैं, फोर्टिफाइड एरियाज जो होते हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स जहाँ पर रहते हैं, तो उस लेवल पे उन्होंने क्या किया कि कैंपेन चलाए, फॉरेस्ट्स को क्लियर किया, और गंगा यमुना दाब पर जो थे हंटर गैदरर्स जो रहते थे उनको वहाँ से हटाकर वहाँ पर क्या था, उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड कराया और पीजेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए एनकरेज किया, और नए फोर्ट्रेसेस बनाए, किले बनाए, और गैरिसन टाउन्स उनमें इस्टेब्लिश किए, सोल्जर्स वहाँ पर लगाए, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए रूट्स बनाए, ट्रेड रूट्स बनाए, अलग अलग रास्ते बनाए ताकि ट्रेडिंग भी हो सके। तो ये तो किया इन्होंने इंटरनल फ्रंट के ऊपर। इंटरनल फ्रंट मीन्स जो उनके दायरे के अंदर जो था, जो उनके किंगडम में आसपास के एरिया में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराया उसके बाद में वहाँ पर टैक्सेस लगाए, और उन टैक्सेस से वो सोल्जर्स की सैलरी देते थे, और रूट्स वगैरह तैयार करने में वो सारा जो अमाउंट था, रिवेन्यू कलेक्शन का जो अमाउंट होता था वो उन सब कामों में लगता था, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, एक्सटर्नल फ्रंट पे क्या किया उन्होंने, मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, मतलब साउथ इंडिया की तरफ वो गए, साउथ इंडिया में उन्होंने अपना एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को, वहाँ पर जो राजा थे उनको उनके ऊपर जीत हासिल करी। और ज़्यादातर ये जो एक्सपेडिशन हुए वो किसके टाइम में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने भी यही पॉलिसी अपनाई और अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स मस्जिद, खुतबा, किबला, हिंटरलैंड, गैरिसन टाउन। मस्जिद क्या होती है, वो प्लेस जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनको प्रोसेस जो उनको बताया गया है वो करते हैं। खुतबा क्या है, फ्राइडे प्रेयर्स हैं, फ्राइडे को वो एक बहुत शुभ दिन मानते हैं, और उस दिन जो वो पूजा करते हैं, जो रिचुअल्स जो वो परफॉर्म करते हैं उनको वो बोलते हैं खुतबा। किबला क्या है, किबला एक डायरेक्शन का नाम है जो कि मक्का की तरफ है। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मक्का, ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट के अंदर मक्का सिचुएटेड है, मक्का बना हुआ है जो कि मुस्लिम्स का होली प्लेस है, वर्शिप प्लेस है, उसकी तरफ मुंह करके वो पूजा करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, तो उसको बोलते हैं किबला।
फिर आता है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या है? जो कि एडजेसेंट लैंड्स हैं, जो कि सिटी के एडजेसेंट होते थे और सब फूड, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, सप्लाई कराते थे। गैरिसन टाउन्स फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं, फोर्टिफाइड एरियाज हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स तैनात रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर मॉस्क बिल्ड बाय सुल्तान। सुल्तान लोग जो थे वो मॉस्क क्यों बनाते थे? क्यों बनाते थे? वो डेमोन्स्ट्रेशन करते थे कि वो जो सुल्तान है वो इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के प्रोटेक्टर हैं। इस प्रोटेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो मस्जिदों को बनवाते थे, क्योंकि उनका मानना क्या था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अलग अलग एरियाज से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं वो लोग, तो उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मुस्लिम धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मॉस्क बनाते थे, ताकि जो मुस्लिम धर्म है वो आगे प्रमोट हो सके और मुस्लिम पीपल जो कम्युनिटी है वो सरवाइव कर सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर बंदागन। वाई वर दे फेवर्ड बाय सुल्तान। और वो राजा को पसंद क्यों होते थे? बंदागन किन्हें बोलते थे? जो स्लेव्स होते थे, जो जिन स्लेव्स को राजा लोग खरीदते थे, सुल्तान लोग खरीदते थे, उन्हें बोलते थे वो बंदागन। और वो लोग राजा के बहुत फेवर्ड होते थे, फेवरेट होते थे। क्यों? क्योंकि वो लॉयल होते थे, बहुत ही ज़्यादा वफादार होते थे राजा के अपने मास्टर के, क्योंकि वो उनका मास्टर होता था, उसने उनको खरीदा होता था, तो वो उसके बहुत ज़्यादा वफादार होते थे, उसके खिलाफ कभी कुछ काम नहीं करते थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर, इसी चीज़ की, इसी क्वालिटी को देखते हुए वो राजा के फेवरेट होते थे और राजा लोग उनको अच्छे से ट्रेंड करते थे और उन्हें हायर पोजीशंस पर रखते थे, ताकि क्योंकि वो लॉयल हैं, वो उनसे गद्दारी तो करेंगे नहीं, तो जो वफादार लोग होंगे उन्हीं को तो वो अपने ऊंचे ऊंचे पदों पे रखेंगे ना, ताकि उनके लिए काम करें, वो उनसे गद्दारी ना करें और उनके अगेंस्ट ना जाएं। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा फेवरेट होते थे राजा के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑथर्स ऑफ तवारिक क्रिटिसाइज दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज क्यों करते थे ऑथर्स ऑफ तवारिक? तवारिक के ऑथर्स क्यों क्रिटिसाइज करते थे? क्योंकि वो जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन पर और बर्थ बेस पर वो लोग जो थे वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते थे, और जो सुल्तान लोग थे वो स्लेव्स को ऊंचे ऊंचे पदों पर अपॉइंट करते थे। तो इस वजह से तवारिक में जो लर्न मैन होते थे, जो तवारिख लिखते थे, हिस्ट्रीज लिखते थे, वो इस बात की वजह से सुल्तान्स को क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि वो स्लेव्स को ऊंचे पदों पे रखते थे, जो कि सोशल ऑर्डर के खिलाफ था, अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इक्ता। इक्ता क्या है? इक्ता क्या था? टेरिटरीज थी जो कि अलग अलग साइज की हुआ करती थी, कोई पर्टिकुलर उनका साइज नहीं होता था, कोई टेरिटरी बड़ी होती थी, कोई छोटी होती थी, तो उस टेरिटरी को बोलते थे इक्ता। छोटा जो मतलब लैंड एरिया जो होता था उसको बोलते थे इक्ता। और जो उसका जो होल्डर होता था और उस इक्ता का जो मालिक होता था उसको बोलते थे इक्तादार और मुक्ति। ये राजा प्रोवाइड कराते थे एज अ रिवार्ड, जो भी उसके लिए कुछ अच्छा काम करते थे उनको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ मुक्ति। मुक्ति की ड्यूटी क्या होती थी? तो मुक्ति कौन थे? इक्तादार, जिन्हें इक्ता मिलता था। अब उनकी ड्यूटी क्या होती थी? वो मिलिट्री कैंपेन चलाते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे अपने इक्तास के अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, क्योंकि राजा तो सब एरिया को देख नहीं सकता ना, तो वो इक्तादार बना देता था टेरिटरीज का। तो वो इक्तादार अपने एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और मिलिट्री कैंपेन बनाता था, सोल्जर्स तैयार करता था, और बदले में क्या करता था? मिलिट्री सर्विसेज के बदले में जो
उस लैंड से जो रिवेन्यू आता था उसको लेता था और उस लैंड रिवेन्यू से वो सोल्जर्स को सैलरी देता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय सुल्तान टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ मुक्तीज। मुक्तीज की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सुल्तान ने क्या स्टेप उठाया। मुक्तीज की परफॉर्मेंस को भी तो एक चेक लगाना ज़रूरी था ना, क्योंकि वो मिलिट्री रखता था, उसके अंडर में सोल्जर्स होते थे। अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो भी राजा के अगेंस्ट काम कर सकता था। तो उनकी पावर पर कंट्रोल लगाने के लिए सुल्तान ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। क्या किया कि अकाउंटेंट अपॉइंट करे, उसने राजा ने अकाउंटेंट अपॉइंट करे जो कि लैंड रिवेन्यू का हिसाब रखते थे कि भाई किस एरिया में से कितना रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है और प्रॉपर कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। मुक्ति अपने जो टैक्सेस राजा ने लगाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, उनसे ज़्यादा तो टैक्स वसूल नहीं कर रहा कहीं मुक्ति। तो उस बात को भी इंश्योर करता था, उस बात को भी पक्का किया जाता था कि जो लिमिटेड टैक्स हैं जो लगाए गए हैं वही टैक्स वसूले जाएं लोगों से। और उस एक लिमिटेड नंबर डिसाइड कर दिया गया था कि एक इतना मिलिट्री से ज़्यादा कोई भी मुक्ति अपने पास में ज़्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता, इतने नंबर के सोल्जर ही वो अपने पास रख सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो ये स्टेप्स उठाए थे राजा ने मुक्ति पर चेक लगाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेशन ऑन दिल्ली सुल्तनेट। दिल्ली सुल्तनेट में मंगोल इन्वेशन का, मंगोल्स ने जो आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कौन कौन राजा थे उस समय में। पहले अलाउद्दीन खिलजी था और फिर उसके बाद में मोहम्मद तुगलक। तो उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गैरिसन टाउन्स बनाए, सिरी में गैरिसन टाउन बनाया और सोल्जर्स अपॉइंट करे वहाँ पर। ठीक है। और दूसरा क्या किया, टैक्सेस लगाए, लैंड के ऊपर टैक्सेस लगाए। लगभग 50% का जो जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे, लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना होता था उसका 50% जो प्रोड्यूस था वो टैक्स के रूप में वसूल लिया जाता था और उससे क्या होता था, सोल्जर्स को सैलरीज दी जाती थी और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता था उससे। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट करने की सोची उसने सोचा कि दिल्ली को गैरिसन टाउन बना देता हूँ और दिल्ली से शिफ्ट होकर दौलताबाद जो कि साउथ में है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी कैपिटल को वहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और दिल्ली को गैरिसन टाउन बना देते हैं ताकि जब मंगोल अटैक करेंगे तो वहाँ पर जो फोर्टिफाइड एरिया होगा तो वो उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि डिस्टेंस कवर कर पाना और बहुत मुश्किल रहा, लोगों को भी इतना पसंद नहीं आया। तो हालांकि उन्होंने शिफ्ट करने को तैयार तो हुए लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल ये आइडिया नहीं रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्या कारण था। तो क्या था कि खिलजी डायनेस्टी में और तुगलक डायनेस्टी में क्या किया उन्होंने, जो बंदागण और क्लाइंट्स थे, मतलब जो कि उसके अंडर रहते थे, जिनको कि राजा किसी ना किसी तरह से वो राजा के कंट्रोल में थे। बंदागण तो स्लेव्स थे और क्लाइंट भी इसी तरह के लोग थे जो कि आभारी लोग थे, जिनके ऊपर राजा का कुछ आभार था, जो कि उसके लॉयल होते थे, वफादार होते थे। तो उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर वो जो थे राजा थे वो रखते थे, जैसे कि जनरल्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, ऐसी पोजीशन पे बंदागण को और क्लाइंट्स को रखते थे। ठीक है। और इसकी वजह से जो स्लेव्स थे और जो क्लाइंट्स थे वो राजा के जो उनका जो मास्टर होता था उसके लिए लॉयल होते थे। लेकिन जब दूसरा कोई राजा बनता था, एक सक्सेसर के बाद दूसरा को जिसके जो स्लेव्स होते थे उसके बाद जब कोई दूसरा राजा बनता था तो उसके अपने स्लेव्स होते थे, अपने क्लाइंट्स होते थे जिनको वो अपॉइंट करना चाहता था। तो उन लोगों की आपस में बनती नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे पुराने राजा के जो गवर्नर्स और जनरल्स अपॉइंट किए हुए थे उनके बीच में और नए राजा के बीच में। तो ये जो था वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन रहा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस ड्यूरिंग रीन ऑफ सुल्तान। सुल्तान के टाइम पे इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस का क्या कारण बना। क्या था कि जो एक्सपेंशन जो हो गया था साम्राज्य का, जो एम्पायर का को जो फैलाया गया था, बड़ा किया गया था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा दूर तक एम्पायर फैल गया था। अब राजा तो अपनी कैपिटल में ही रह कर काम करता था ना, तो वो दूर तक के जो एरियाज थे उन पे कंट्रोल, अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाता था, ज़्यादा अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता था। तो वहाँ पर वो चीफटेंस अपॉइंट करता था, जनरल गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट करता था। तो अब क्या होता था कि गवर्नर्स वगैरह जब पावरफुल होते थे तो वो अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लेते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रूल करना शुरू कर देते थे। अब जैसे कि इसके अंदर बंगाल का एक एग्जांपल दे रखा है। बंगाल में क्या हुआ, अब बंगाल जो था वो दिल्ली से काफ़ी दूर था। अब दिल्ली से तो राजा बंगाल के अंदर कंट्रोल कर नहीं सकता था ना, तो वहाँ पर जो जो भी था उसने जो चीफटेन वगैरह होते थे वो लोग अपने हिसाब से काम करने लग जाते थे, इंडिपेंडेंट रूल करने लग जाते थे, जो जितने भी दूर दराज के जो एरियाज थे उनमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट बताना है कि उसने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करके रखा। तो इसमें क्या था, उसने स्टैंडिंग आर्मी को बनाया, गैरिसन टाउन्स बनाए जहाँ पे उसने सोल्जर्स को अपॉइंट करा। दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, दूसरा काम क्या किया कि उसने 50% के अराउंड का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसको टैक्स के रूप में वो वसूल लेता था लैंड कीपर्स जिनको उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराया था। तीसरा काम क्या था कि उसने इक्ता देने की बजाय सोल्जर्स को सैलरीज प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया उसने, जो गुड्स थे, जो भी कमोडिटीज थी, गुड्स थे, उनके प्राइजेस फिक्स कर दिए ताकि जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी मनमानी ना चलाएं, क्योंकि सैलरी जो थी वो मिलने लगी थी, लोग खरीद कर काम करने लगे थे अपना। तो जो मर्चेंट्स थे वो अपनी मनमानी से कम ज़्यादा रेट ना लगाने लगे सामान का। तो इसलिए राजा ने उन सामानों के रेट फिक्स कर दिए कि जो मर्चेंट है वो उस रेट से, पर्टिकुलर रेट से ज़्यादा उस सामान को नहीं बेच सकता था। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स उसने अपनाए और ये रूल्स काफ़ी, ये जो नियम उसने बनाए काफ़ी सक्सेसफुल रहे उसको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अकाउंट ऑफ मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन। मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या नियम बने। उसने भी स्टैंडिंग आर्मी बनाई दिल्ली के अंदर, लेकिन उसने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो कि साउथ के अंदर सिचुएटेड था, और दिल्ली को गैरिसन टाउन बनाने का सोचा। ये आइडिया बहुत अच्छा था कि दिल्ली को गैरिसन टाउन बनाकर वो मंगोल इन्वेशन को कंट्रोल कर सकता था, मगर जो दौलताबाद शिफ्ट करने की जो बात थी, ये जो वहाँ के लोग थे, जो टाउन में रहने, जो दिल्ली में रहने वाले जो लोग थे, उनको एक तो पसंद नहीं आई वो ज़्यादा, मतलब अच्छा एक सारे सामान को लेकर जाना बहुत टफ जॉब था, इस वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरा क्या किया, आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसने एडिशनल टैक्सेस बनाए, उसने लगाए लोगों के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर फेमाइन हो गया, भूखमरी हो गई, और जिसकी वजह से ये जो चीज़ें थी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। चौथा काम क्या किया उसने, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया अपने राज्य के अंदर, लेकिन जो टोकन करेंसी थी वो थोड़ी पुअर क्वालिटी की थी। तो लोगों ने क्या किया, लोग होशियार थे, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे उन्हें तो उठा के अपने पास रख लिया, और जो टोकन करेंसी होती थी उसी से अपने टैक्स पे करने लगे और बाकी के जो काम होते थे वो करने लगे। उससे क्या हुआ कि जो है ज़्यादा अच्छी ये रही नहीं, क्योंकि जो टोकन करेंसी थी वो आसानी से कॉपी की जा सकती थी और उसको डुप्लीकेट बनाया जा सकता था। तो ये जो पॉलिसी थी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, और ओवरऑल अगर हम देखें तो तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जो उसने अपनाए, जो नियम उसने बनाए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, एक फेलियर रहे। क्लियर।
आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए